हेलो स्टूडेंट्स। आज दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाला है। डेफिनेटली इसके पीछे जो मेन रीजन है वो है ईरान। ईरान ने अभी यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल को क्लियर कट धमकी देते हुए बोला है कि अगर ये सारी वॉर और जो अटैक है ईरान के ऊपर अगर बंद नहीं हुए तो हम लोग एक न्यूक्लियर वेपन वॉर स्टार्ट कर सकते हैं और ये दो पार्ट में पोलराइजेशन कर देगा और दो पार्ट में कंट्रीज को डिवाइड कर देगा और जिसका इंपैक्ट ये हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर 3 ना स्टार्ट हो जाए। हालांकि बहुत सारी कंट्रीज ने ये कहना स्टार्ट भी कर दिया है कि वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है, बस अब देरी है कि उसमें कोई बड़ा जैसे ही कोई अटैक होगा और हो सकता है कि इसमें धीरे 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 करके ये और इतना एग्रावेट हो जाए कि हम इसको रोक भी ना पाए, क्योंकि अब इस बार इसके अंदर में इन्वॉल्व है न्यूक्लियर वेपन्स। जैसा कि पहले अगर हम बात करें वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर में इतने ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे कि उस टाइम पे इतना बड़ा थ्रेट जनरेट हो, लेकिन अगर इस बार ये वॉर स्टार्ट होता है तो एक बहुत बड़ा डिजास्टर साबित होगा और हो सकता है कि इसके अंदर में दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं उनको भी इकोनॉमिक क्राइसिस और बहुत बड़ा डिवास्टेशन या फिर बोल सकते हैं डिजास्टर झेलना पड़े। आखिर ईरान और इजराइल के पीछे ये जो इतने सालों से जो लड़ाई चल रही है, क्या ये कई साल से चल रही है? क्या ये कई 100 साल पुरानी है? डेफिनेटली नॉट। 1948 के अंदर में जब इजराइल को एक सेपरेट कंट्री डिक्लेयर कर दिया गया, उस टाइम पे इजराइल को एक कंट्री का स्टेटस देखने वाली ये ईरान जो पहली के बाद में यानी तुर्की के बाद में सेकंड कंट्री थी, यानी तुर्की ने उसको पहले सबसे पहले एक कंट्री का स्टेटस दिया, उसके बाद ईरान ने स्टेटस दिया। तो देवर टू फ्रेंड्स, बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। तो ईरान और इजराइल जब इतने अच्छे फ्रेंड्स थे तो ऐसा क्या हुआ अचानक से कि इन दोनों के अंदर में इतने बड़े लेवल पे वॉर स्टार्ट हो गया। दरअसल शाह फैमिली जो ईरान में रूल करती थी, उनका कहना था कि इजराइल जो है हमारा फ्रेंड है और हमें इनके साथ में मिलकर रहना पड़ेगा। तो 1950s से लेकर 1970s तक बहुत अच्छे रिलेशन में रहे, एक दूसरे के जो न्यूक्लियर वेपन जो अरेंजमेंट्स थे उनमें उन्होंने हेल्प किया, एक दूसरे की हेल्प चलती थी, एक दूसरे को फ्रेंड मानते थे। लेकिन जब 1979 के अंदर में यहां पे शाह का रूल यहां पे खत्म हो जाता है, तो शाह के बाद यहां पे जो रूलर आते हैं वो दरअसल इस्लामिक रेवोल्यूशन को लेकर आते हैं। इस्लामिक रेवोल्यूशन लाते ही उनका सडनली इजराइल एक दुश्मन बन गया, क्योंकि इजराइल में जूइश का ज्यादा कब्जा है, जूइश यहां पे रहते हैं। तो डेफिनेटली उन्होंने एक जूइश को या फिर बोल सकते हैं इजराइल के अंदर में एक वॉर लाइक सिचुएशन जनरेट कर दी और ये वॉर लाइक सिचुएशन में उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया इजराइल से। इजराइल के साथ जब इस तरह से दूरी बढ़ती चली गई तो इजराइल ने भी बोला कि अगर ऐसा ही है तो ईरान के अंदर में जो इजराइल की एम्बेसी थी उसको वापस बुला लिया गया, जो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट ईरान के अंदर में हो रही थी उसको भी बंद कर दिया गया। ऐसे में ईरान बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि शुरुआत ईरान ने ही की थी। लेकिन अगर हम यहां पे बात करें तो जब ये वॉर स्टार्ट हुआ, छोटे छोटे प्रॉक्सी वॉर इसके अंदर में स्टार्ट हुए, ईरान ने अलग अलग कंट्रीज में जैसे कि हिजबुल्लाह, हमास, इस तरह के जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप करने लगे जो धीरे धीरे प्रॉक्सी वॉर करके इजराइल, लेबनान और इन सब रीजन के अंदर में वॉर करते थे, छोटे छोटे अटैक करते थे। लेकिन ये वॉर जो है धीरे धीरे करके इतना बड़ा रूप ले लिया कि 1982 के अंदर में पैलेस्तीन ने ईरान के अंदर में एक अटैक करवाया। यहां पे जैसे ही अटैक हुआ उसके बाद में ईरान ने उसको रिटेलिएट करते हुए इजराइल के अंदर में वॉर करना स्टार्ट किया। एक बड़े लेवल पे वॉर स्टार्ट हुआ। वहां पे जो लेबनान में जो हिजबुल्लाह और जो यहूतीज हैं यमन के और हमास जो है, ये सब ने धीरे 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 पैलेस्तीन के थ्रू यहां पे इजराइल के अंदर में अटैक करना स्टार्ट किया। और एक लेवल वो आ गया कि जब ईरान ने सोचा कि हमारे पास दुनिया के बड़े रिजर्व्स हैं न्यूक्लियर के, हमारे पास ऑयल रिजर्व है, हमारे पास न्यूक्लियर रिजर्व है, तो क्यों हम किसी से पीछे रहें। तो उन्होंने अपना जो ईरान का न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम स्टार्ट किया। अब डर था यूएसए को, नाटो को और भी बहुत सारी कंट्रीज को, स्पेशली इजराइल को, कि ईरान ने अगर अपना न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया
तो क्योंकि दुनिया के बड़े रिजर्व्स ईरान के पास हैं, तो एक बड़े लेवल का वो न्यूक्लियर वेपन अटैक कर सकता है जिसमें कोई भी उसको रोक नहीं पाएगा। इसके चलते इजराइल ने ईरान के ऊपर और उनके जो साइंटिस्ट हैं उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट किया। 6 से ज्यादा न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया गया है। न्यूक्लियर वेपन जो बनाए जा रहे थे उस पर अटैक करके खत्म कर दिया गया। और अभी रिसेंटली, अभी कुछ दिन पहले जो आपने अभी एक न्यूज सुनी होगी कि जिसमें ईरान की बहुत सारी न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर में उसके ऊपर अटैक किया गया। और इजराइल का मानना है कि अगर हमने इसको ऐसे अटैक करके डिस्ट्रॉय नहीं किया होता तो ईरान एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर वेपन वॉर स्टार्ट करने वाला था, और शायद उसको स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स या दूसरी कंट्रीज भी यहां पे उसको हेल्प नहीं कर पाती, इजराइल को हेल्प नहीं कर पाती। तो इजराइल ने खुद अपना सो मोटो स्टेप लेते हुए ईरान की जितने भी न्यूक्लियर साइट्स है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, उनके ऊपर में अटैक करना स्टार्ट किया। तो ये था इसका बैकग्राउंड, जिसमें आज आप देख रहे हैं कि जो अभी रिसेंटली वॉर चल रहे हैं 2-3 साल से, जो ज्यादा एग्रावेट हो गए हैं, एक्सरबेट करने के लिए जो यूएसए इसके लिए काफी रेस्पॉन्सिबल है। वहीं पे अगर इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया इसमें न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इजराइल के साथ अगर हम बात करें तो डिफेंस, न्यूक्लियर और जो बाकी जो हमारे पास वेपन्स हैं वो बहुत सारे इजराइल के ही हैं। लेकिन अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान से हमारा जो रिजर्व्स है, जो मिनरल्स है, वो हम यहां पे लेते हैं। और ईरान से भी हमें रिलेशन अच्छे बनाने हैं, इजराइल से भी हमें रिलेशन अच्छे बनाने हैं। ईरान की अगर हम बात करेंगे तो चाबहार पोर्ट से जो हमारे जो अफगानिस्तान और ये जो रूट जा रहा है, उसके लिए भी हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि ईरान से हमारे रिलेशन अच्छे रहे। तो चाबहार पोर्ट पे हम यहां पे कंट्रोल करना स्टार्ट किया है। तो ईरान से भी रिलेशन अच्छे रहने चाहिए। स्पेशली अब बात करें तो इजराइल से, तो वहां भी रिलेशन अच्छे रहने चाहिए। और इसी में जो अभी रिसेंटली एक मीटिंग हुई जिसमें पूछा गया कि पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में जो सीज फायर होना चाहिए या नहीं, वहां पे इंडिया साइलेंट रहा है और इंडिया ने अपने तरफ से कोई भी इसमें सहमति या फिर नाराजगी नहीं दिखाई है, साइडलाइन करते हुए, क्योंकि इंडिया को दोनों ही रिलेशन मेंटेन करने बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि ईरान का न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम क्या है, ये एनरिचमेंट फैसिलिटी क्या है, और ये इस फैसिलिटी से क्या क्या कर सकते हैं, कितने टाइम में न्यूक्लियर वेपन बनाया जा सकता है। वो हर कंट्री का एक अपना टाइम पीरियड होता है। तो मिनिमम डिटरेंस लेवल अचीव करने के लिए ईरान को अगर बोला जाए तो वो कितने टाइम में वेपन तैयार कर देगा। जितना ये टाइम कम होता है उतना ही आप समझ सकते हैं कि न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी उनके पास एडवांस होगी, इसलिए कम टाइम में वो न्यूक्लियर वेपन को डेवलप कर सकते हैं। आइए इस चीज को समझते हैं। So Iran's nuclear uranium, specially uranium enrichment program, the science explained. इसके पीछे क्या साइंस है उस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके पीछे क्या इसमें टेक्नोलॉजी लगाई है उसको समझने की कोशिश करेंगे। यूरेनियम क्या है, किसके पास कितना है, थोड़ा इसमें हम नजर डालेंगे। द मोर एनरिच्ड द यूरेनियम द लेस इज द नीड फॉर अ न्यूक्लियर वेपन। तो इसका मतलब यहां पे आखिरकार क्या होने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पे कि न्यूक्लियर जो यूरेनियम है, यूरेनियम का जो सबसे बड़े रिजर्व्स हैं वो जानते ही हैं कि आप मिडल ईस्ट में ही है, और कजाकिस्तान में सबसे ज्यादा यहाँ पे स्पेशली जो यूएसएसआर के बाद में कजाकिस्तान और ये आसपास की कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज के अंदर में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर रिजर्व मिलता है। इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर देखें तो इंडिया के पास पूरी दुनिया का सिर्फ 1% और 1% से भी थोड़ा कम यूरेनियम रिजर्व है। सबसे ज्यादा यूरेनियम रिजर्व इन्हीं पर्टिकुलर कंट्रीज के पास है। अगर हम बात करें एनरिचमेंट की, तो सबसे पहले अगर हम बात करें एनरिचमेंट की, इट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरेनियम 235 की परसेंटेज को बढ़ाना हमारा यहां पे पर्पस होता है। किस तरीके से इसको बढ़ाते हैं इसमें अभी हम देखेंगे। यूरेनियम इन ऑर्डर टू यूज द आइसोटॉप ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर पावर न्यूक्लियर वेपन। यहां पे पहले समझते हैं कि सबसे पहले जब हम अर्थ से यूरेनियम निकालते हैं तो उसके अंदर में क्या क्या परसेंटेज और क्या क्या मिलता है, उसको हम बोलते हैं नेचुरल यूरेनियम। नेचुरल यूरेनियम का मतलब है डायरेक्टली दैट वी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से निकलने वाला यूरेनियम जो डायरेक्ट फॉर्म होती है उसी को हम बोलते हैं नेचुरल यूरेनियम। अगर हम यहां पे नेचुरल यूरेनियम की बात करें तो टोटल जितना भी यूरेनियम निकलता है उसके अंदर में
0.7% ही यूरेनियम 23592 होता है और रिमेनिंग इसके अंदर में 99.3% होता है यूरेनियम 23892। यानी जब भी आप यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों के दोनों एक साथ निकल के आएंगे, जिसमें जो सबसे ज्यादा फिजाइल है यूरेनियम 235 वो सबसे कम क्वांटिटी में मिलता है, ओनली 0.693, बट इसको राउंड ऑफ करके हम कंसीडर करते हैं 0.7%। तो ये बात आपको जाननी है कि नेचुरल यूरेनियम के अंदर में जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला यूरेनियम है यूरेनियम 235, जो कि फिजाइल है, वो सबसे कम क्वांटिटी में है। यूरेनियम 238 जो नॉन फिजाइल है यानी फिजन रिएक्शन नहीं कर सकता है, वो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में है। अगर आप यूरेनियम को यूज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको यूरेनियम 235 की परसेंटेज को इंक्रीज करेंगे, तभी हम इसको ठीक से यूज कर पाएंगे। और उसी फैसिलिटी को, उसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एनरिचमेंट फैसिलिटी। यानी एनरिचमेंट का मतलब है कि अगर आप इसके अंदर जो इस पर्टिकुलर रेशो के अंदर में 0.7% यहां पे इन्होंने यूरेनियम 235 दिखाया है और बाकी जो इसके अंदर में 99.3% के अंदर में यूरेनियम 238 दिखाया है, हम किसी तरीके से यूरेनियम 235 की परसेंटेज को बढ़ाना चाहते हैं। अगर हम यहां पे यूरेनियम 235 की परसेंटेज को 5% तक कर दें और बाकी 95% यूरेनियम 238 रखें, तो इसको हम बोलते हैं लो एनरिच्ड यूरेनियम। लो एनरिच्ड यूरेनियम। वहीं पे अगर हम हाई एनरिच्ड यूरेनियम कैटेगरी में देखें तो यूरेनियम 235 की परसेंटेज को रखा जाता है 20 या इससे ज्यादा, और जो रिमेनिंग परसेंटेज है वो होगा हमारे पास यूरेनियम 238। यानी यहां पे 20% यूरेनियम 235 और 80% यहां पे मिनिमम यूरेनियम 238 होगा। यहां पे हम 20% से ज्यादा भी इसकी परसेंटेज रख सकते हैं। तो आपको यह समझना है कि जो लो एनरिच यूरेनियम में है वहां पे 5% या उससे कम हमने यहां पे यूरेनियम 235 को रखा है, वहीं पे हाईली एनरिच यूरेनियम को 20% की कैटेगरी में रखा गया है। अब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की अगर हम बात करें तो वो कहता है कि कोई भी कंट्री, अगर दो कंट्री न्यूक्लियर मटेरियल एक्सचेंज करती है तो वो कभी भी हाईली एनरिच्ड यूरेनियम कैटेगरी का नहीं होना चाहिए। यानी सिर्फ लो एनरिच्ड यूरेनियम ही ट्रेड के लिए अलाउड है। तो अगर सिर्फ लो एनरिच्ड यूरेनियम ट्रेड के लिए अलाउड है, इसको आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो ये वाली जो कैटेगरी है जनरली बॉम्ब्स बनाने के लिए यूज की जाती है, और ये वाली जो कैटेगरी है जनरली जो पीसफुल पर्पस है, लाइक पावर प्लांट्स, पावर जनरेशन, जो न्यूक्लियर पावर जनरेशन है उसमें ये वाली परसेंटेज यूज होती है। जबकि बॉम्ब्स बनाने के लिए या बड़े रिसर्च करने के लिए आपको यहां पे हाई कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होती है। और अगर आप इसी को 90% तक ले जाएं, इसी को 90% तक ले जाएं, तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा बॉम्ब आप बना सकते हैं। तो मेन चीज है यूरेनियम 235 की परसेंटेज नेचुरली 0.7 आपको मिलेगा। अगर आप इन दोनों को सेपरेट कर लें एनरिचमेंट फैसिलिटी के अंदर में, और सेपरेट करने के बाद 5% रखे यूरेनियम 235, रिमेनिंग रखे आप यूरेनियम 238, तो उसको बोलेंगे लो एनरिच। और वहीं पे अगर आप 20% को रखते हैं यहां पे यूरेनियम 235 और रिमेनिंग रखते हैं 238, तो उसको बोलेंगे हाईली। और बॉम्ब्स के लिए अगर इसको और ज्यादा एनरिच कर दें 90% के आसपास, U90, तो इसका मतलब है कि डायरेक्टली आपका रिलेशन बॉम्ब से है, पीसफुल पर्पस आप इसके लिए यूज नहीं कर रहे हैं। तो जब इस तरह के काम होते हैं, IAEA इसको बैन कर सकता है अगर कोई कंट्री इस तरह का यूरेनियम एनरिच्ड यूरेनियम को एक्सचेंज कर रही है या ट्रेड कर रही है, जबकि ये वाला जो एनरिच्ड है वो अलाउड है। तो इसके अंदर होता क्या है कि कोई कंट्री इस तरह का यूरेनियम अरेंज कर लेती है, यानी नेचुरल यूरेनियम अरेंज कर लेती है, और जो परसेंटेज इंक्रीमेंट है वो खुद अपनी कंट्री में कर लेती है। उसके लिए चाहिए एनरिचमेंट फैसिलिटी, यानी इस तरह की मशीन चाहिए जो एनरिचमेंट कर सके। तो इन कंट्रीज में से ज्यादातर कंट्री जो वॉर में इन्वॉल्व है, उन्होंने इलीगली दूसरी कंट्रीज से, जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां से हेल्प लेके इन्होंने अपने एनरिचमेंट फैसिलिटी करके यूरेनियम 235 की परसेंटेज को बढ़ाया है। उसी को हम यहां पे एनरिचमेंट फैसिलिटी भी बोलते हैं।
यहां पे अगर हम बात करते हैं तो नेचुरल यूरेनियम की, नेचुरल यूरेनियम में 0.7% है यूरेनियम 235 और 99.3% है यूरेनियम 238। दोनों ही एक दूसरे के आइसोटॉप्स हैं, यानी कि 238 आपको सबसे ज्यादा मिलेगा, फिर उसके बाद मिलेगा 0.7%, और कहीं कहीं पे आपको जो और की फॉर्म में 0.005%, रेयरली, रेयर ऑफ द रेयर केसेस में आपको मिलेगा 0.005% यूरेनियम 235। दीज ऑल आर ओर्स, और इस ओर के अंदर में सारे आइसोटॉप्स हैं, और जो आइसोटॉप होते हैं जिसमें सेम एटॉमिक मास होता है और डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है, तो सेम एटॉमिक नंबर होता है, डिफरेंट एटॉमिक मास होता है, वो आपको यहां पे मिलने वाले हैं। यूरेनियम 235 is the only naturally occurring isotope present in this particular, and it undergo the fission reaction. फिजन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो जनरली यूरेनियम 235 को जब हम एक न्यूट्रॉन देते हैं तो ये कुछ टाइम के लिए, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए बन जाता है यूरेनियम 236, और अपने मास, अपने साइज के कंपैरेटिवली अपने मास के ज्यादा हो जाने की वजह से इसके अंदर में एक ब्लास्ट हो जाता है, और उसी ब्लास्ट को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन ब्लास्ट। तो इसके अंदर में क्रिप्टॉन बनेगा, इसके अंदर में बेरियम बनेगा, इसमें 3 न्यूट्रॉन मिलेंगे और बहुत सारी एनर्जी यहां से लिबरेट होती है। इसी को हम बोलते हैं फिजन रिएक्शन। ये फिजन रिएक्शन यूरेनियम 235 कर सकता है क्योंकि उसको बहुत कम एनर्जी चाहिए, 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए इसको स्टार्ट करने के लिए। वहीं पे यूरेनियम 238 अगर आप सोच रहे हैं कि उसको तो ज्यादा फिजाइल होना चाहिए क्योंकि वो अपने साइज के कंपैरेटिवली ज्यादा मास रखता है, नहीं, बट उसके अंदर में एक और चीज चाहिए, वहां पे 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए इसको ब्लास्ट करने के लिए। तो डेफिनेटली ये जो है हमारा प्रॉपर फिजन रिएक्शन है, और जो एमिटेड न्यूट्रॉन्स होंगे ये दोबारा से दूसरे यूरेनियम के साथ कोलाइड करेगा और फिर ये रिएक्शन जो है कॉन्टिन्यूअसली चलती चली जाएगी। यहां पे अगर हम बात करेंगे तो यूरेनियम 235 makes only or less than 1% of the natural uranium. It is not concentrated enough to serve as the efficient nuclear fuel की तरह ये यहां पे हम नहीं यूज कर सकते। To address this process called uranium enrichment, this involves the separating isotopes to increase the percentage of this, यानी कि जो हमारे पास यूरेनियम 235 और 238 साथ में ही आए हैं, जिसमें से 99.3%, 0.7% ये है, तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को सेपरेट करेंगे, और सेपरेट करने के बाद इसकी परसेंटेज हम खुद फिक्स करेंगे 5%, और इसकी परसेंटेज हम खुद फिक्स करेंगे 95%, और उसमें बनाएंगे लो एनरिच्ड यूरेनियम। और अगर हम इसको 20% से ज्यादा रखते हैं तो उसको बोलते हैं हाईली एनरिच्ड यूरेनियम। अब इसको किया किस तरीके से जाता है, आइए इस मशीन के थ्रू हम समझते हैं। यह है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। आज के टाइम पे जो सबसे बेस्ट मेथड ये इसके लिए एनरिचमेंट के लिए किया जाता है, दैट इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। इस सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में नेचुरल यूरेनियम को इसके अंदर में डाला जाता है। नेचुरल यूरेनियम यानी कि 235 प्लस 238। अब ऑब्वियस सी बात है 238 235 से थोड़ा हैवी होगा, और इसको जब इस तरीके से रोटेट कराया जाएगा, यानी ये जो मटेरियल है इस तरह से जब रोटेट होगा तो 8 के ऊपर ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, तो 8 जो होगा वो 238 आपके कॉर्नर साइड में आ जाएगा, बाउंड्रीज में आ जाएगा, जबकि 235 जो है वो सेंटर में रहेगा। 235 जो सेंटर में रहेगा, कम वेट होने की वजह से उसको यहां से सक करके 235 सेपरेट निकाल लिया जाएगा, और जो साइड में 238 आएंगे उसको साइड से हम यहां से निकाल के इसको सेपरेट कर लिया जाएगा। तो यहां पे आएगा 238 और सेंटर से निकल के आएगा 235, और फिर अपने अकॉर्डिंगली हम परसेंटेज को फिक्स कर सकते हैं। जैसे कि नेचुरली ये परसेंटेज होती है, हम इसको भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, और ये भी कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द यूरेनियम 235 इन द होल मिक्सचर। तो दिस इज द एनरिचमेंट। नाउ अगर हम अभी की बात करें तो यहां पे यूएस लॉन्च द न्यूक्लियर प्रोग्राम विद ईरान इन 1957।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले ये सारे दुश्मन नहीं थे। ईरान इजराइल जो है 1970 तक बहुत अच्छे रिलेशन में रहे हैं। जब तक शाह का वहां पे रूल चलता था, शाह फैमिली का रूल चलता था, तब तक ये बहुत अच्छा था। लेकिन जब से अतयुल्ला खमेनी यहां पे आए हैं, अतयुल्ला के आने के बाद में जब इस्लामिक रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है, तब से ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। तो यूएस लॉन्च अ न्यूक्लियर प्रोग्राम विद ईरान इन 1957। बैक देन द वेस्टर्न फ्रेंड मोनार्क द शाह रूल्ड ईरान एंड द टू कंट्रीज वर स्टिल फ्रेंड्स। बट उसके बाद ऐसा क्या होता है, विद बैकिंग फ्रॉम द यूएसए ईरान स्टार्टेड डेवलपिंग इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम इन 1970। यानी स्टार्टिंग में तो ऐसा लग रहा था कि ये इसको सपोर्ट कर रहा है, बट इस्लामिक रेवोल्यूशन आते ही 1979 में जैसे ही इस्लामिक रेवोल्यूशन आता है तो शाह फैमिली यहां से आउट हो जाती है और यहां पे जब हमारे दूसरे रूलर यहां पे आ जाते हैं, यानी कि अतयुल्लाह जब यहां पे आ जाते हैं, उस टाइम पे यूएसए पुल आउट कर लेता है। वो बोलता है नहीं, अब हम आपको यहां पे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यहां पे आप एक कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में नहीं, यहां पे आप न्यूक्लियर वेपन के डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं। तो हम जो आपको सपोर्ट कर रहे थे वो सपोर्ट यहां से विड्रॉ कर लिया जाता है। Since the revolution which transformed Iran into an Islamic republic, Western nations have worried the country could issue this nuclear program to produce nuclear weapons. जैसे कि यूएसए ने पीछे पीछे विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया, तो कंट्रीज को लगा कि अब ये हो सकता है कि न्यूक्लियर वेपन बनाना स्टार्ट करे, तो दूसरी कंट्रीज को डर लगता है और ईरान के ऊपर में उनकी न्यूक्लियर साइट्स, न्यूक्लियर साइंटिस्ट और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो उनकी साइट्स थी, उनको यहां पे डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट किया। आज के टाइम पे ईरान अगर चाहे तो 2 से 3 हफ्ते के अंदर में न्यूक्लियर वेपन को तैयार कर सकता है। ईरान हैज मेंटेन्ड दैट इट डज नॉट सीक टू बिल्ड न्यूक्लियर वेपन। ईरान ने तो डेफिनेटली बोला है कि न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहे, लेकिन क्या हम ऐसे बिलीव कर सकते हैं जबकि उनकी एक्टिविटीज ऐसी नहीं है? So Iran has maintained that it does not seek to build nuclear weapon. It is a party to the UN Nuclear Non-Proliferation Treaty. तो सिंपली ईरान ने बोला कि हम तो नॉन प्रोलिफरेशन यानी कि हम इसके एक्सपेंशन में बिलीव ही नहीं करते हैं, तो आप हमें इस तरीके से ब्लेम कैसे कर सकते हैं? अंडर विच इट हैज प्लेज्ड नॉट टू डेवलप अ बॉम्ब। बट आज का जो सिनेरियो है बिल्कुल अलग है। ईरान, इजराइल और यूएसए को ऐसा लगता है और यूनाइटेड नेशंस को भी ऐसा लगता है कि ये बॉम्ब बनाने की तैयारी में लगे हैं और कई सालों से इसकी एक्टिविटी में लगे हैं। अगर हम यहां पे इनके इजराइल स्ट्राइक की बात करें जो ईरान में की गई है, वो इनके जो सबसे लार्जेस्ट एनरिचमेंट फैसिलिटी थी, जो मैंने अभी बताया आपको, वो फैसिलिटी थी यहां के अंदर में, नतंज के अंदर में, इसके ऊपर में यहां पे अटैक हुआ है। एनरिचमेंट फैसिलिटी, द डैमेज कॉज्ड इज नॉट येट क्लियर। इन्होंने, ईरान ने इसको क्लियर नहीं बताया है कि कितना डिजास्टर हुआ है, बट इनकी न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी के ऊपर में अटैक जरूर हुआ है, इतना इजराइल ने क्लेम किया है। ईरान हैज बीन डेवलपिंग इट्स न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर्स 1960 से ही वो डेवलप कर रहा है, पहले यूएसए के साथ में, लेकिन यूएसए जब आउट हो जाता है शाह की फैमिली के बाद में, तब से इन्होंने अपना न्यूक्लियर वेपन इस्लामिक रेवोल्यूशन के अंदर में अलग पर्पस के लिए बनाना स्टार्ट कर दिया। और यहां पे इन्होंने जो कुछ फैसिलिटीज अंडरग्राउंड भी बनाई हुई है, उनके ऊपर भी अटैक होने की आशंका है। इट इज कैपेबल ऑफ मोस्ट स्टेज ऑफ यूरेनियम प्रोडक्शन फ्रॉम माइनिंग टू एनरिचमेंट। आज ईरान इस लेवल पे है कि वो माइनिंग से लेकर एनरिचमेंट सारी की सारी फैसिलिटी अपने पास में रखता है। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि फॉर द फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट है ईरान के अंदर में, जो कि यहां पे 2200 सेंट्रीफ्यूज यहां पे की जाते हैं और एनरिचमेंट 60% तक की एनरिचमेंट, यानी 60% यूरेनियम 235, 40% यूरेनियम 238 को यहां पे बनाया जा रहा है। यहीं पे अगर हम बात करें तो नतंज के अंदर भी एनरिचमेंट फैसिलिटी यहां पे है। इस्फाहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर के अंदर में यहां पे जो येलो केक का मतलब है जो डायरेक्टली हमारा यूरेनियम निकल के आता है अर्थ में से, येलो केक से यहां पे, क्योंकि ये येलो कलर का दिखता है इसलिए इसको येलो केक बोलते हैं, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड यहां पे बनाया जा रहा है ताकि हम न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को कंडक्ट कर सके। वहीं पे बुशेहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर में यहां पे ईरान ओनली ऑपरेटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग द
रशियन सप्लाइड फ्यूल। यहां पे इन्होंने दिखाया कि रशिया से जो हमारा न्यूक्लियर मटेरियल आ रहा है उससे हम यहां पे पावर जनरेट कर रहे हैं, लेकिन यहां पे ये क्या कर रहे हैं, यहां पे एनरिचमेंट किस लिए की जा रही है और यहां पे इन्होंने क्या क्यों यहां पे इसको किया है, डेवलप किया है, उसके बारे में इन्होंने क्लियर कट ईरान ने नहीं बताया है। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इशू यहां पे जनरेट हो सकता है कि क्या अंडरग्राउंड में बरीड जो हमारी न्यूक्लियर साइट्स हैं क्या उसको भी डिस्ट्रॉय किया गया है। अगर यहां पे अगर ऐसा हुआ है तो हो सकता है रेडिएशन की भी प्रॉब्लम फैले और हो सकता है ईरान उसको रिटेलिएट करने के लिए दोबारा से अटैक करे, और इस बार जो अटैक होगा डेफिनेटली अपने आप में एक बहुत बड़ा अटैक होने की पूरी पूरी आशंका है। यहां पे अगर हम बात करें, ईरान हैज मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन प्रोड्यूसिंग हाईली एनरिच्ड यूरेनियम को प्रोड्यूस कर सकता है, नाउ एबल टू रीच वेपन ग्रेड लेवल, यानी एक वीक के अंदर में ये यहां पे इसको डेवलप कर सकता है। दो इट्स अनक्लियर हाउ क्लोज इट टू बिल्ड अ न्यूक्लियर बॉम्ब, लेकिन जब इस टाइम पे इजराइल से पूछा गया कि आपने अटैक क्यों किया, उन्होंने यही जवाब दिया है कि अगर हम इसको अभी नहीं रोकते तो एक दो हफ्ते के अंदर में इतने बड़े न्यूक्लियर वेपन को डेवलप कर लेता और हमारे लिए इसको रोकना मुश्किल हो जाता। आफ्टर द यूएस विड्रो, जो 2015 में यहां पे न्यूक्लियर डील हुई थी और वहां से विड्रो कर लिया और रीइंपोज सैंक्शन, यानी कि जो यहां पे एक आप बोल सकते हैं एक डील होने वाली थी या डील स्टार्ट हो गई थी, जिस डील के अंदर में ईरान को बोला गया था और इजराइल को बोला गया था कि वो सीज फायर कर देंगे, लेकिन वहां पे सीज फायर नहीं किया गया। यूएस ने जब विड्रॉ कर लिया और उसके बाद से ये सीज फायर जो है नहीं रुकी और जो है वो सीज फायर यानी एक तरीके से नहीं रुकी और वो चलती रही, फायर चलती रही और प्रॉक्सी वॉर भी कंटिन्यूसली चलते जा रहे थे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ईरान बेगन वायलेटिंग की टर्म्स, इंक्रीजिंग एनरिचमेंट यूरेनियम स्टॉक पाइल्स यूजिंग एडवांस सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, और यहां पे इट ऑल्सो रिमूव्ड IAEA मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स, जो कि IAEA के इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो इक्विपमेंट जो ये पता लगाते हैं कि किस कंट्री के पास में कितना मटेरियल है, किस तरह के वो टेस्ट कर रहा है, चाहे वो CTBT ऑर्गेनाइजेशन में हो, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्टमेंट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में इन्होंने इंटरनेशनल न्यूक्लियर फैसिलिटीज डेवलप की है, जिससे पता लगाया जा सकता है कि कौन कंट्री किस लेवल का न्यूक्लियर टेस्ट कर रही है। अगर वो हवा में भी न्यूक्लियर टेस्ट करेगी तो इंफ्रारेड रेडिएशन से हम पता लगा सकते हैं, अगर वो पानी के अंदर में टेस्ट कर रही है तब भी हम उसको हाइड्रो अकोस्टिक वेव से पता लगा सकते हैं, और अगर वो अंडरग्राउंड टेस्ट कर रही है तो सीस्मिक वेव से उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। ये सारी फैसिलिटीज IAEA के पास में है और यहां पे इन्होंने उनके मॉनिटरिंग स्टेशंस को ही हटा दिया है। एफर्ट्स बाय द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन टू रिवाइव द डील थ्रू इनडायरेक्ट टॉक्स कोलैप्स्ड इन 2022, और 2022 में दोबारा से ये खत्म हो जाता है। यहां पे आप देख पा रहे हैं कि पहले इनके पास कितना मटेरियल हुआ करता था और धीरे 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 ईरान ने अपने एनरिचमेंट फैसिलिटीज को इतना बढ़ा दिया है कि ये 20% के अंदर में 275 kg ये प्रोड्यूस कर लेते हैं और 60% के अंदर में 409 kg प्रोड्यूस कर लेते हैं, जो कि अपने आप में एक डराने वाला एक डेटा है। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर ईरान टू हैव वेपन ग्रेड यूरेनियम, कितना टाइम उसको लगेगा। ईरान कुड हैव इनफ एनरिच यूरेनियम इन 2.5 डे फॉर वन न्यूक्लियर वेपन, एक वेपन को बनाने में उसको सिर्फ ढाई दिन लगेगा। 5 न्यूक्लियर वेपन को बनाने में उसको 11 दिन लगेंगे, ऐसे ही 9 को बनाने में उसको 21 दिन लगेंगे, और 22 न्यूक्लियर वेपन अगर वो बनाना चाहता है तो 5 महीने के अंदर अंदर में 22 न्यूक्लियर वेपन बनाए जा सकते हैं। आप सोच सकते हैं क्या लेवल है अभी ईरान का, क्योंकि उसके पास मटेरियल की कभी कमी नहीं रही है, वर्ल्ड के सबसे ज्यादा रिजर्व्स रहे हैं और आज के टाइम पे एनरिचमेंट फैसिलिटी होने का वो पूरा फायदा भी उठा रहा है। और जैसे जैसे हम इसके अंदर में देखते जा रहे हैं, ये जैसे जैसे हमारे नंबर बढ़ते जा रहे हैं, थोड़ा टाइम बढ़ रहा है बस, और हमारे टोटल जो है 90% तक की एनरिचमेंट भी ये फैसिलिटी इन्होंने 2025 में डेवलप कर ली है। कोई भी कंट्री 90% की एनरिचमेंट कर रहा है तो डेफिनेटली न्यूक्लियर पावर के लिए तो नहीं कर रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर में तो 5-6% से ज्यादा नहीं यूज किया जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें इसके आगे जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तो यहां पे IAEA की अगर हम बात करें 2023 में सेड यूरेनियम पार्टिकल एनरिचमेंट 83.7% प्योरिटी के पास
अगर है तो इसका मतलब बॉम्ब ग्रेड का वो बना रहे हैं, इसको ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटी में मिला है। अगर ईरान में इस तरह से दिखा है तो डेफिनेटली बॉम्ब्स बनाने की पूरी पूरी यहां पे तैयारी दिख रही है। इट्स स्टॉक पाइल्स ऑफ यूरेनियम एनरिच्ड अप टू दी 60% हैड ग्रोन एट 128 kg, द हाईएस्ट लेवल डॉक्यूमेंटेड, यानी 128 केजी तक का 60% एनरिचमेंट के साथ में यहां पे मटेरियल इनको देखने को मिलता है। द लास्ट ईयर द यूएस शॉर्टन ईरान सो कॉल्ड ब्रेकआउट टाइम। ब्रेकआउट टाइम का मतलब है कितना टाइम आपको चाहिए न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने में, द अमाउंट ऑफ टाइम नीडेड टू प्रोड्यूस इनफ फिसाइल मटेरियल फॉर ए न्यूक्लियर वेपन। ये जो था पहले अगर हम देखेंगे लास्ट ईयर ये था 1 से 2 हफ्ते, जो कि आज के टाइम पे सिर्फ 1 हफ्ता हो गया है। यानी ईरान से अगर पूछा जाए कि कितने टाइम में आप बॉम्ब बना लेंगे तो 1 हफ्ते में एक, या फिर आप बोल सकते हैं कि 2.5 दिन के अंदर में वो एक न्यूक्लियर वेपन आज के टाइम पे बना सकता है। An IAEA report sent to the member states last month said Iran's stock of 60% purity जो है enrichment facility वो 408 किलो तक वो प्रोड्यूस कर रहा होगा। और ये जो डेटा है डेफिनेटली अपने आप में एक बहुत बड़े डेटा इन्होंने रिलीज किए हैं IAEA ने, और यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि कई साल से यहाँ पे वायलेशन चल रहा है। फॉर द फर्स्ट टाइम 20 ईयर्स के अंदर में इट्स बोर्ड पास्ड रेजोल्यूशन ऑफिशियली डिक्लेयरिंग ईरान in breaching of those obligations. Iran promised to respond by escalating its nuclear activities. यानी कि उन्होंने कई साल के बाद में ईरान को फाइनली टोक दिया है, फाइनली बोल दिया है कि आप लोग जो जिस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है वो हमारे आपके जो इंटेंशंस है वो अच्छी नहीं लग रही है। यहां पे न्यूक्लियर वेपन बनने की कई साल से तैयारी चल रही है। कंक्लूजन की अगर हम बात करेंगे, ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम रिमेन वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स, और यहां पे ग्लोबल सिक्योरिटी यहां पे एक चैलेंज हो रही है। जबकि ईरान ऐसा मना कर रहा है कि ऐसा तो नहीं है, लेकिन दूसरी कंट्रीज जो है वो देख रही है, तो डेफिनेटली प्रूफ भी यहां पे देखने को मिल रहा है। द कोलैप्स ऑफ 2015 न्यूक्लियर डील stalled diplomatic efforts have also deepened the uncertainty। 2015 की डील जो कैंसिल हुई उसके बाद से और ज्यादा हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, रिस्टोरिंग ट्रांसपेरेंसी, रिबिल्डिंग डिप्लोमेटिक ट्रस्ट एंड ensuring non-proliferation will be critical to preventing further escalation and maintaining regional and the global stability। यानी कि हमें यहां पे एक ऐसे स्टेप उठाने चाहिए, बायलेटरल अच्छे रिलेशन बनाने चाहिए, और यहां पे ट्रांसपेरेंसी जितना ज्यादा रहेगी कंट्रीज के बीच में उतना ही अच्छे रिलेशन मेंटेन रहेंगे। कहीं ना कहीं ईरान इजराइल के अकॉर्डिंगली, यूएसए के और यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंगली कुछ छुपा रहा है, कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है और कुछ बड़ा शायद करने जा रहा है, जो कि उसने अभी तक यहां पे अभी तक नहीं किया है, लेकिन वो उसकी तैयारी में लगा हुआ है। तो ये था अभी तक का सारा जो स्टोरी जो मैंने बताया। स्टार्टिंग में 1948 जब इजराइल को एक सेपरेट कंट्री डिक्लेयर कर दिया गया, उसके बाद में ईरान इसका फ्रेंड था, लेकिन धीरे 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 करके, इवन यूएसए ईरान का बहुत अच्छा फ्रेंड था, लेकिन धीरे धीरे करके ईरान में 1979 के बाद में जब जो इस्लामिक रेवोल्यूशन आता है वहां पे सब सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। धीरे 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 इजराइल और ईरान की जो वॉर है वो स्टार्ट हो जाते हैं। ईरान ने हिजबुल्लाह, हमास और बहुत सारे यहूतीज जैसे ग्रुप को इजराइल के अगेंस्ट खड़ा कर दिया और प्रॉक्सी वॉर किए, और आज ये टाइम है कि इनके बीच में फुल फ्लेज्ड होने जा रहा है। और यहां पे एक ऐसा डर भी है दूसरी कंट्रीज को शायद कि थर्ड वर्ल्ड वॉर ना शुरू हो जाए, क्योंकि जब फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी तब भी पोलराइजेशन हुआ था, इसी तरह की ग्रुपिंग्स हो गई थी, और एक कंट्री ने दूसरी कंट्री को हेल्प करना स्टार्ट कर दिया था, और पूरा वर्ल्ड जो है 2-3 ग्रुप में डिवाइड हो गया था। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह का जो वॉर है, क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर 3 यहां पे स्टार्ट हो सकता है? क्या यूनाइटेड नेशन वीक हो गया है कि उसका जो कहना है उसका कोई नहीं मानता है? क्या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस यहां पे कुछ नहीं कर पा रही है? IAEA इतने टेक्निकल पावर होने के बाद भी इन कंट्रीज को रोक नहीं पा रहा है। बड़ी बड़ी कंट्रीज इन दो वॉर को बीच में नहीं रोक पा रही हैं। जो पैलेस्टीन इजराइल का वॉर सेपरेट चल रहा है, यूक्रेन रशिया का वॉर सेपरेट चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा है, और बहुत सारे, अभी कुछ टाइम पहले आपने यूएसए और मैक्सिको के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट भी देखा। तो ये क्या कंडीशन वही कंडीशन है जो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे देखी गई थी लास्ट टाइम? कमेंट बॉक्स में प्लीज लिख के बताइएगा। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है और किस तरह की वीडियोस आप एक्सपेक्ट करते हैं चहल एकेडमी से, काइंडली लेट मी नो और हमें यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा। Thank you.